हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे फैट लॉस के ऊपर। ओके, और उसका टाइटल है बेस्ट टूल फॉर फैट लॉस। तो बहुत सारे लोग जो जिम में जाते हैं, ऑलमोस्ट सबका एक ही टारगेट होता है फैट लॉस। चाहे उनको मसल गेन करना रहेगा या फिर उनको लीन बॉडी चाहिए या फिर बल्क करना, कुछ भी करना रहेगा, लेकिन फैट लॉस सबका एक ही टारगेट होता है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट रहता है उसकी वजह से ना लीन मास दिखता है और ना ही उनका बॉडी प्रॉपर शेप में रहता है। तो किसी को मसल गेन करना रहेगा और वो बोलेंगे नहीं मुझे लीन गेन करना है, इसका मतलब भी उनको फैट लॉस करना है। मसल गेन करना मतलब फिर भी फैट लॉस करना है, क्योंकि ये फैट का इशू है जो बहुत ही बड़ा इशू है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनका सबका एक ही रीज़न रहता है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट, एक्सेस फैट की वजह से प्रॉब्लम होता है। और आज हम ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे कि फ़ैट लॉस कैसे होता है, प्रोसेस क्या रहता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है। जो ट्रेनर लोग और जो डाइटिशियन रहते हैं वो आपके जो भी आपका बॉडी कॉम्पोजिशन देख के जो प्लान करते हैं, वो उनके दिमाग में क्या चलता है, वो किस तरह का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करते हैं ताकि हर इंडिविजुअल को कस्टमाइज करके न्यूट्रिशन प्लान दे सके, एक्सरसाइज प्लान दे सके। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा तो आप खुद ही अपना जो है ना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं और अच्छे से फैट लॉस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमको इसमें समझना है कि BMR क्या होता है। मतलब BMR मतलब हमारी बॉडी जब रेस्ट पीरियड में है, जब हम कोई भी कांड नहीं कर रहे हैं, तब भी जब हम सो रहे हैं, तब भी हमारा बॉडी के अंदर 24 घंटे में कितना कैलोरीज बर्न हो रहा है, वही हमारा बॉडी का BMR होता है। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, तो BMR किसी का कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। और जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उसका एपेटाइट अच्छा रहेगा, उसका डाइजेशन उतना ही फास्ट रहेगा और उनकी बॉडी में ज़्यादा फैट जमा नहीं होता है। लेकिन BMR कम ज़्यादा कैसे होता है, उसकी क्या रीजंस होते हैं, वो ये मेन टॉपिक्स हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सारे फैक्टर्स हैं जो BMR को अफेक्ट करते हैं, इनकी वजह से BMR कम ज़्यादा होता है। ओके, तो किसी का देखिए आपने रहेगा कि थोड़ा सा खाना खाते ही बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। कुछ लोग कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं, इतना स्वीट्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में फिर भी फैट जमा नहीं होता। तो उसका मेन रीज़न जो है ये BMR है। BMR की वजह से तो सारा जो गेम है वो BMR का है। तो अभी हम एक एक करके समझते हैं समरी में, शॉर्ट में, कि ये क्या होता है। तो ये सारे फैक्टर्स BMR को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले है लीन टिश्यू मास। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी फैक्टर्स काम करते हैं उनमें सब में डोमिनेंट है ये लीन बॉडी मास, LBM जिसको बोलते हैं। जब भी हम फैट लॉस के लिए रिपोर्ट निकालते हैं, आप इन बॉडी के थ्रू या डेक्सा स्कैन करा के जब बॉडी कॉम्पोजिशन का रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसके अंदर जो आता है लीन बॉडी मास की, आपकी पूरी बॉडी के अंदर से जितना भी वेट है उसमें से अगर आप फैट वाला निकाल दे, वजन प्योर फैट निकाल दे, तो बाकी जो बचता है इंक्लूडिंग बोन्स वगैरह सब, तो वो जो लीन मास होता है वो इसका परसेंटेज रहता है। और लीन टिश्यू का एक फीचर होता है कि ये लाइव टिश्यू होता है। लीन टिश्यू जो होता है वो लाइव टिश्यू होता है, फैट टिश्यू होता है और डेड टिश्यू होता है। फैट टिश्यू और लीन मास टिश्यू में यही डिफरेंस रहता है कि फैट मतलब एक तरह से स्टोरेज साइट, एक तरह का गोडाउन है कि आप ज़्यादा कुछ भी खाए हो उसमें जाके डिपॉजिट हो जाएगा वो फ्यूचर यूज करने के लिए। ऐसा नेचर ने हमको एक गिफ्ट दिया है कि आप जो भी खा रहे हैं, अगर समझो मैं 100 ग्राम कुछ भी खा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम की एक्टिविटी के लिए मेरे को सिर्फ 20 ग्राम ही चाहिए ग्लूकोज, या अंदर जाके जो भी कि वो केमिकल जिस करेंसी में भी वो एनर्जी का रूप लेता है। तो उसमें आपको ये देखना है कि जितना स्टोर होएगा वो मतलब आपका फैट टिश्यू में जाएगा, और फैट टिश्यू मतलब एक तरह का गोडाउन। और लीन टिश्यू होता है हमारा मसल से रिलेटेड, ये स्केलेटल मसल से रिलेटेड होता है। तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, 11 सिस्टम होते हैं। उसमें आपका डाइजेशन वाला सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, सांस लेने वाला सिस्टम हो गया, जितने भी सिस्टम है उसके अंदर एक सिस्टम होता है जो इसका मेन जो बेसिस है वो है आपका स्केलेटल वाला, मसल मास से रिलेटेड। आपके बोन का स्ट्रक्चर, उस पर जो मसल, जितने भी जगह मसल लगा हुआ जो बॉडी को मूवमेंट देता है, लोकोमोशन का काम करते हैं। तो ये लीन टिश्यू जो है ये लाइव टिश्यू होता है। इसको जिंदा रहने के लिए 24 घंटे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, एनर्जी चाहिए। ओके, तो लीन टिश्यू BMR को कैसे बढ़ाता है ये हमको समझना है
कि जिसकी बॉडी में जितना लीन मास ज़्यादा रहेगा, मसल मास ज़्यादा रहेगा, उतना ही उनका BMR बढ़ने के चांसेज हैं। ओके, तो लीन मास, ये जो लीन टिश्यू है किस तरह से BMR बढ़ाता है ये आपको समझ में आ गया कि जिसकी बॉडी में जितना लीन मास, मसल मास जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही उनका BMR बढ़ेगा। तो लीन मास अगर आपने बढ़ाया एक्सरसाइज के थ्रू, अच्छा हेल्दी खाना खा के, प्रोटीन वाला डाइट करके और प्रॉपर रेस्ट रिकवरी, अगर आपका स्लीप कोटा पूरा हो रहा, तो ये 2-3 फैक्टर मिला के जब आपका लीन मास बढ़ता है बॉडी में, तो ये एक फैक्टर आपको प्लस पॉइंट देता है BMR, जो सबसे डोमिनेंट रोल करता है। दूसरा है बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब हमारी बॉडी में जो टोटल वेट है वो उसका 2 पार्टीशन कर दीजिए। एक हो गया फैट वाला, जितना भी अननेसेसरी फैट है, जो स्टोरेज साइट है, जो गोडाउन है जिसमें अननेसेसरी माल पड़ा हुआ, समझो आपका फैट जमा है जो फ्यूचर यूज के लिए होता है। दूसरा पोर्शन हो गया लीन बॉडी मास, जिसमें आपका ब्लड प्लाज्मा, फिर आपका बोन्स वगैरह सारा मिला के एक तरफ और ये फैट मिला के एक तरफ, तो दोनों मिला के होता है बॉडी कॉम्पोजिशन। तो बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन इनका जो रेशियो है वो डिपेंड करता है कि आपका BMR कैसे बढ़ाएगा। बॉडी मास कॉम्पोजिशन में लीन मास जितना ऊपर हो उतना अच्छा, मसल मास, लीन बॉडी जितना वेट वाला रहेगा, जितना हेवी रहेगा, उतना फिटनेस लेवल बढ़ेगा। और जो फैट लॉस है आपका, ओडिपोस टिश्यू है, वो जितना कम रहेगा वो भी एक तरह से फिटनेस स्कोर बढ़ाएगा। तो बॉडी के अंदर जो रेशियो रहता है आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, उसमें क्या होना चाहिए, अगर कोई मेल है तो उसका 15% टोटल बॉडी वेट का 15% या उससे भी कम होना चाहिए। अगर सिंगल डिजिट में रहेगा तो अमेजिंग, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है। तो आप 3%, 4% से लेके 10% तक के बीच में रखें तो सबसे अच्छा है। अगर इतना नहीं हो पाता, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो 15% का आपका टारगेट होना चाहिए। 15 से ऊपर गया मतलब फिर आपका जो इतना एक्टिविटी कर रहे हैं, फिटनेस का, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना सोशल मीडिया पे सब कुछ कर रहे हैं, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप किसको दिखा रहे हैं। अगर आप 15% फैट से नीचे या 15 तक मेंटेन नहीं कर सकते तो आप जिम में एंटर होने लायक भी नहीं है, आप ये समझिए। अगर आप समझते हैं अपने आप को जिम फ्रीक, तो आपका फैट परसेंटेज 15% से ऊपर किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। 15% से ऊपर क्या मतलब, एक तरह का जैसे पहला स्टेज इंडिकेटर है कि अब आपको फ्यूचर में कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोई भी बीमारी आपको लग सकती है, क्योंकि ये इंडिकेशन है बेसिक। 15% से ऊपर गया मतलब ये शुरुआत है धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होने की। तो आपका जो अल्टीमेट टारगेट है वो होना चाहिए 15% से नीचे। फीमेल है तो फीमेल का 20% पकड़ लीजिए, 4-5% एक्स्ट्रा, क्योंकि उनका बॉडी नेचर ने ऐसा ही बनाया कि हमारी बॉडी के अंदर लीन मास को बढ़ाने वाला हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, और वुमन की बॉडी में तो ये हार्मोन का डिफरेंस है। इसकी वजह से उनका फैट परसेंटेज 20 तक का टारगेट होना चाहिए और हमारा 15% या उससे नीचे, उनका 20% या उससे नीचे। ये आइडियल बॉडी का बता रहा हूँ मैं, आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए। तो बॉडी कॉम्पोजिशन कैसे BMR को बढ़ाता है, अभी आप समझ के, जिसका जितना फैट परसेंटेज कम रहेगा आइडियल में आएगा उसका रेशियो, ओके, और मसल मास जितना ज़्यादा रहेगा, ओके, बॉडी का टोटल जो लीन मास है वो डिसाइड करेगा कि आपका BMR कितना। अगर किसी का बॉडी फैट परसेंट समझ लीजिए आप 40%, 50% है या 60% है, तो लीन मास कम हो जाएगा, बॉडी फैट ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, अंदर सिस्टम में डैमेज करेगा सेलुलर लेवल पे, और इंटरप्शन भी करेगा, जो अंदर स्मूथली फंक्शनिंग होती है वो नहीं होगी बिकॉज ऑफ एक्सेस फैट। तो ये जितना फैट ज़्यादा रहेगा, लीन मास कम रहेगा, BMR ड्रॉप होता जाएगा, राइट। और जितना लीन मास आपका बढ़ेगा और जितना आपका फैट कम होएगा उतना ही आपका BMR बढ़ेगा। तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है BMR में लीन बॉडी मास का क्या रोल रहता है बढ़ाने में, और बॉडी कॉम्पोजिशन का क्या रोल रहता है, ओके। फिर तीसरा आप देखिए हार्मोनल लेवल। तो ये भी एक तरह से BMR का इफेक्ट, अगर किसी का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो फिर उसका कार्टिसोल लेवल हाई रहेगा, उसकी वजह से फिर आपका मसल लॉस होने लगेगा, और ये बहुत सारे सिस्टम को और भी इफेक्ट करेगा। तो हार्मोन का जो लेवल है अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो भी आप समझिए कि आपका BMR ऊपर नीचे हो सकता है, ओके। फिर देखिए इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी। तो कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला इंसान है और कोई जो रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है, या फिर कोई बहुत हाई इंटेंसिटी वाला फिजिकल एक्टिविटी है, कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव है, तो ये भी डिपेंड करता है कि फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपका BMR ऊपर नीचे हो सकता है। जिसका जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी उतना ही ज़्यादा BMR, ओके। फिर उसके बाद में आता है हेल्थ कंडीशन। किसी किसी को हेल्थ से रिलेटेड इशू होता है, चाहे वो डिजेनरेटिव इश्यूज हो या फिर कोई ऐसा हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स हो,
तो उसकी वजह से कि आपको जितना हेल्थ इशू रहेगा उतना ही आपका बीएमआर ऊपर नीचे होगा। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो आपका बीएमआर अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये हेल्थ इशू भी जो है बीएमआर को अफेक्ट करता है। ओके, फिर इसके बाद में देखिए आप टेम्परेचर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होता है, और बॉडी को 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है, मेंटेन करना। अगर उससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाता है तो सिस्टम हिल जाएगा पूरा। जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही काम करते हैं। अगर जैसे आपका टेम्परेचर डिस्टर्ब होएगा तो बॉडी को उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसको वापस टेम्परेचर में लाने के लिए। इसलिए आपने देखा रहेगा, अगर बॉडी गर्मी अंदर का 37 डिग्री टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री से जैसे ऊपर जाएगा हमें पसीना होने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म चालू हो जाता है उस 37 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बाहर 37 से ज़्यादा है तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बॉडी अपने आप को ठंडा रखे, ताकि वो अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े बाहर के टेम्परेचर की वजह से। तो क्या करेगा, अंदर जो ब्लड आपका जो कोर में कोर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको बाहर लेके आएगा, और बाहर की तरफ जब सरफेस पे ब्लड लाएगा तो इसको ठंडा करेगा, फिर ठंडा ब्लड फिर अंदर नीचे जाएगा और वो फिर कोर टेम्परेचर को और थोड़ा कूल करेगा। तो ऐसा मैकेनिज्म रहता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है और उससे ज़्यादा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, तो आपको पसीना होएगा। और इसका ऑपोजिट में वाइस वर्सा, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है लेकिन बाहर का टेम्परेचर नीचे जा रहा है, जहाँ सर्दी वाला एरिया है, जहाँ या तो बर्फ़ है या एकदम माइनस में है, तो बॉडी क्या करेगा, उल्टा करेगा। बाहर के टेम्परेचर की वजह से अंदर का टेम्परेचर कम होने लगता है, तो वो 37 डिग्री से नीचे ना जाए उसके लिए बॉडी दूसरा मैकेनिज्म जो है एक्टिवेट करता है, और वो होता है शिवरिंग का। हमारे मसल मास को ऐसा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा माइल्ड लेवल पे, ताकि अंदर हीट जनरेट होएगा, जिसकी वजह से फिर से टेम्परेचर बैलेंस होएगा। तो ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है नेचर का, हमारी बॉडी को स्मूथली फंक्शन कराने के लिए। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर रिलेटेड। तो अगर समझो आपने ये एक्सपीरियंस किया रहेगा कि सर्दी के टाइम में हमको ज़्यादा भूख लगती है, या फिर आप जैसे नहाए हैं तुरंत ठंडे पानी से तो आपको भूख लगने लगा। तो उसका रीज़न क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना ही अंदर बॉडी के अंदर मस्कुलर एक्टिविटी चालू होएगा टेम्परेचर को मेंटेन करने के। और जब कोई भी एक्टिविटी अंदर चालू होता है बॉडी में, तो क्या होएगा, उसको एनर्जी चाहिए तभी तो एक्टिविटी होएगा। तो वहाँ एनर्जी का कंजप्शन चालू हो जाता है। तो जैसे ज़्यादा अंदर अगर बॉडी में ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन हो रहा तो क्या हो रहा, आपको ज़्यादा खाना चाहिए, तो क्या होगा, ये बीएमआर बढ़ा देगा, राइट। तो इस तरह से टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप अच्छी तरह से अपना बीएमआर मेंटेन कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करना है बीएमआर ये आप समझ जाएंगे, और जैसे आपका बीएमआर बढ़ा तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया तो फिर आपका फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होएगा। ओके, तो आप ये समझ गए यहाँ तक। लीन इशू हो गया, बॉडी कॉम्पोजिशन हो गया, हार्मोन का इशू हो गया, फिजिकल एक्टिविटी, फिर हेल्थ कंडीशन बीमारी से रिलेटेड, फिर टेम्परेचर। इसके बाद आता है जेनेटिक्स। आपने देखा रहेगा कि किसी का बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद में भी है ना फैट बढ़ता नहीं है, वजन नहीं बढ़ता, और किसी का थोड़ा सा भी खाया तो बढ़ जाता है। ओके, और किसी का वेट इतना हेवी मारता लीन होने के बावजूद में, किसी का अच्छा खासा मस्कुलर होने के बाद भी ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं करता। तो ये सारे गिफ्ट्स होते हैं जेनेटिक, जीन्स में होते हैं, जो अपने एंसेस्टर से ट्रांसफ़र होता है डीएनए के थ्रू। तो जिसका जेनेटिक अच्छा रहेगा बीएमआर उसका उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जेनेटिक भी एक तरह से बीएमआर को अफेक्ट करता है, राइट। उसके बाद आता है बॉडी साइज़। तो बॉडी का वॉल्यूम जितना रहेगा उसके हिसाब से भी बीएमआर बढ़ता है। अभी समझो दो लोग हैं, दोनों लीन हैं, ओके, दोनों का परसेंटेज, बॉडी फैट परसेंटेज समझो सिंगल डिजिट में है, 8-9 समथिंग, लेकिन 100 किलो का, एक 150 किलो का, तो जो 150 किलो का है उसकी बॉडी में ऑब्वियसली ज़्यादा मसल मास है। तो जिसमें ज़्यादा मसल मास रहेगा बॉडी में, जिसकी बॉडी में, उसका बीएमआर और हाई रहेगा, उसको ज़्यादा खाना चाहिए, राइट, उसको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, एपेटाइट अच्छा रहेगा। तो इस तरह से बॉडी की साइज़ भी डिपेंड करती है, ये आपके बीएमआर को अफेक्ट करता है, राइट। इसके बाद में आता है डाइट। अलग अलग टाइप का डाइट है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं आपके खाने में। समझो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जब भी हम केला खाते हैं तो खाने के बाद तुरंत भूख मिट जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में फिर भूख लगेगा। लेकिन अगर आपने एप्पल खाया तो थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़े मतलब अगर इससे 15 मिनट में भूख लग रहा तो उससे आपको आधा घंटा निकाल देगा शायद। एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो कोई भी ऐसा जो सॉलिड कार्ब्स रहेगा या हाई प्रोटीन रहेगा या फैट रहेगा जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, बॉडी के लिए डिफ़िकल्ट होता है, डाइजेशन को जो चैलेंज देता है, जो जितना टफ रहेगा डाइजेशन के प्रोसेस में, उसके लिए उतना ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्टिविटी चालू होता है। तो फिर जहाँ से एंजाइम्स आ रहा, चाहे वो पेंक्रियाज हो गया, आपका गोल ब्लैडर हो गया, स्टोमक लाइन हो गया, इंटेस्टाइन लाइन हो गया, जहाँ जहाँ से हार्मोन्स और एंजाइम एक्टिव होते हैं आपके डाइजेशन के प्रोसेस में, उसमें वो फिर चैलेंजिंग हो जाता है कि जिसका जो खाना रहेगा वो जितना डिफ़िकल्ट रहेगा पचाने में, उतना ही उसकी बॉडी के सारे सिस्टम को ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे। तो वो भी वहाँ पे भी उस हर एक प्रोसेस में जो क्या होता है एनर्जी चाहिए, तो वो अंदर जो जमा फैट है उस प्रोसेस में यूज हो रहा, तो उसका फिर बीएमआर बढ़ जाएगा। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे तो जिसका डाइट लाइट रहेगा, एकदम इजी टू डाइजेस्ट, उसका बीएमआर स्लो रहेगा, और जिसका डाइजेस्ट करने वाला डिफ़िकल्टी वाला डाइट रहेगा उसका बीएमआर हमेशा ज़्यादा रहेगा। समझो आपने ज़्यादा फाइबर वाला डाइट ले लिया, तो फाइबर ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एंजाइम नहीं होता है जो डाइजेशन कर सके फाइबर का। ओके, इसलिए फाइबर अगर किसी ने खाया है तो उसमें ज़्यादा आपको ऐसा सैटिस्फाइड जैसा फील होता है। उसका रीज़न ये कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो उस टाइम पे वो स्ट्रगलिंग, जो डाइजेशन का जो स्ट्रगल होता है वो आपका बीएमआर को भी बढ़ाता है। ओके, और वैसे एज, अभी आप एज का देखेंगे तो एक बंदा अगर 20 साल का है और एक 40 का है, तो ऑब्वियसली 20 साल का बंदा है उसका मसल मास का ग्रोथ अच्छा होगा, उसका ऑल ओवर सिस्टम, जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम है वो स्मूथली फंक्शन करेंगे, क्योंकि नया फ्रेश ब्लड रहता है। और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो जो डीजनरेशन होता है, एज का प्रोसेस रहता है, उसकी वजह से सिस्टम थोड़ा डिक्लाइन हो जाता है, तो वो फिर आपका बीएमआर को डिस्टर्ब करता है। तो जो 20 साल का रहेगा उसका बीएमआर ज़्यादा हाई रहेगा अगर आप कंपेयर करेंगे तो 40 साल के। या फिर जैसे मेल फीमेल का हो गया, फीमेल का जो बीएमआर है कम रहेगा, मेल का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फीमेल की बॉडी में जो है मसल मास कम होता है कंपेयर टू मैन। तो इस तरह से आपका एज की वजह से भी ये बीएमआर डिस्टर्ब होता है। ओके, सेक्स जैसा मैंने बताया, मेल फीमेल का, ओके, और एज का कि 20 का है कि 40 का है, वो डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ये सब मिला के अगर सब में आपने पूरा प्रोसेस किया ध्यान से और आपने इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया, तो आप अपना बीएमआर कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। तो ये बीएमआर आपका डिसाइड करेगा कि आपके बॉडी में कितना फैट जमा होएगा या पूरा बर्न हो जाएगा, राइट। तो और अब देखते हैं आप, ये पूरा बीएमआर का डिपार्टमेंट हो गया। अब ये देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर यानी कार्डियो का एक्सरसाइज वर्सेस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। तो आप देखिए ज़्यादातर लोग फैट लॉस के लिए कार्डियो करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि एरोबिक एक्सरसाइज करने से पसीना ज़्यादा आता है, इसका मतलब ज़्यादा फैट लॉस होएगा। लेकिन ये एकदम उल्टा है, एकदम ऑपोजिट है। एरोबिक एक्सरसाइज से इतना फैट लॉस नहीं होता है। पसीना इतना क्यों आता है एरोबिक एक्सरसाइज में, उसका रीज़न अलग है, क्योंकि जब भी आप ये एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो स्विच हो जाता है। समझो अगर मैं कोई भी क्विक मूवमेंट वाला, इंटेंस मूवमेंट वाला एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उसमें मेरा स्टोर्ड एटीपी है वो यूज होएगा। फिर उसके बाद में मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जिसमें 1-1.5 मिनट लग रहा है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होता उसमें, तो वो 1 से 3 मिनट का जो पीरियड है उसके अंदर जो मेरी मसल्स के अंदर जो जमा स्टोरेज एनर्जी है, ग्लाइकोजन, उसका यूज होएगा, चाहे वो लीवर का ग्लाइकोजन, मसल का, या ब्लड के अंदर जो भी ग्लाइकोजन है उसका यूज होएगा। और मैं अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जो 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले रही है तो वो एरोबिक में काउंट होती है। 15-20 मिनट, आधा घंटा आपने कार्डियो कुछ भी एक्टिविटी किया, स्पोर्ट्स, डांस, स्विमिंग, व्हाटएवर, उसके अंदर क्या होता है ये आपका जो थर्ड वाला एनर्जी सिस्टम है एरोबिक, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में मसल में जो अंदर जो ब्रेक डाउन करता है फैट का, और जो भी जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, उनका प्रोसेस चालू रहता है। एनर्जी मतलब एनर्जी बनता जाता है और यूज होता जाता है। ओके, तो ऐसा अलग अलग स्टेप होता है, हम एनर्जी सिस्टम में सीखेंगे वो सब। तो आप ये समझिए कि जब भी आप कार्डियो एक्टिविटी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बीएमआर नहीं बढ़ता, बहुत ज़्यादा फैट लॉस नहीं होता है। उसका रीज़न है कि जब भी आप कार्डियो एक्टिविटी करते हैं तो जिस टाइम पे आपने ये एक्टिविटी किया है उसी टाइम पे जितना कैलोरीज बर्न होगा वही होगा, उसके बाद में नहीं होगा, उसका इफेक्ट बाद में नहीं होएगा। तो इसीलिए जब भी आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें बाद में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा एरोबिक का। और इसका ऑपोजिट आप देखिए वेट ट्रेनिंग का कितना फ़ायदा, ये एक तरह से लॉटरी समझो आप, जितना आप वेट ट्रेनिंग करेंगे उतना ज़्यादा फैट लॉस होएगा। अब इसमें 2 मेन चीज़ें हैं जो हमको समझना है।
एक ये है हाइपरट्रोफी, ओके, और एक है आफ्टरबर्न। ये दो मैजिकल वर्ड है, ये अगर आपको समझ में आ गए तो आप पूरा मतलब जैसा चाहे अपना फैट का टारगेट सेट कर सकते हैं कि मुझे इतना परसेंटेज फैट चाहिए, क्योंकि ये दो ही मेन इफेक्टिव टूल्स हैं आपके पास जो फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो पहले ये समझते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी क्या होता है? हमारा जो मसल्स के जितने भी फाइबर हैं, मसल फाइबर का वॉल्यूम बढ़ता है, मसल फाइबर की साइज चेंज होती है, ओके। तो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया दोनों में डिफरेंस है। हाइपरप्लासिया मतलब जितने मसल फाइबर हैं उनकी संख्या और बढ़ती है, और हाइपरट्रोफी मतलब जो मसल फाइबर हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी लेकिन जो है उनकी साइज बढ़ेगी। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद में मसल फाइबर की संख्या बढ़ना बंद हो जाता है, मसल फाइबर की काउंट बढ़ेगी नहीं लेकिन उसकी साइज बढ़ना शुरू हो जाती है, ओके। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल का साइज बढ़ता है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना। अभी हाइपरट्रोफी कितना होएगा, आपका मसल कितना ग्रोथ करेगा, ओके, क्योंकि मसल जितना ग्रोथ करेगा उतना ही BMR बढ़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे चेक किया कि फैट लॉस में सबसे बड़ा जो रीज़न होता है BMR को बढ़ाने में, सबसे ज़्यादा जो फैक्टर काम करता है वो आपका लीन मास। और लीन मास कैसे बढ़ेगा? वो हाइपरट्रोफी के थ्रू। जितना हाइपरट्रोफी आपका बढ़ेगा उतना लीन मास बढ़ेगा, क्योंकि लीन मास मतलब मसल को जिंदा रहने के लिए 24 घंटे एनर्जी चाहिए। ज़्यादा मसल मास मतलब ज़्यादा कैलोरीज बर्न, और वो कैसे होगा? हाइपरट्रोफी से। अब इसके लिए दो फैक्टर मेन काम करते हैं, ये हमको समझना है। हाइपरट्रोफी बढ़ाने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं, वो है आपका पहला इंटेंसिटी लेवल ऑफ वर्कआउट। एक्सरसाइज का इंटेंसिटी लेवल क्या है? पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ डैमेज, कितने बड़े मसल्स को हम टारगेट कर रहे हैं, ओके। तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा मसल जो होता है लेग्स में होता है, आपका ग्लूटियल ग्रुप हो गया, फिर आपका थाइज हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बैक वाला एरिया, आपका ट्रेपीजियस, लेटिसिमस डोर्सी, लोअर बैक, ओके। फिर थर्ड में आता है चेस्ट, चेस्ट के बाद में फिर शोल्डर, फिर आर्म्स, फिर एब्स। तो ऐसा ये आप देखेंगे तो आपका बॉडी के अंदर मसल्स का ये होता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, उसके हिसाब से। तो आपको ये देखना है कि जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें दो चीज़ों का पूरा ध्यान में रखना है। एक तो आपको इंटेंसिटी लेवल की कितना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म टेक्निक करेक्ट होना चाहिए, अंडर गाइडेंस होना चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो, ओके, जिससे इंजरी ना हो। जितना इंटेंस वर्कआउट करेंगे उतना ही आपका हाइपरट्रोफी बढ़ेगा, क्योंकि सारे जितने भी मसल फाइबर हैं वो एक्टिव होते हैं। अगर आप लाइट वेट करेंगे तो पूरा जो जितना भी मसल फाइबर, जो डीप मसल टिश्यूज हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ओके। रिक्रूटमेंट थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो मसल रिक्रूटमेंट थ्योरी के अंदर ये होता है कि आप जितना हेवी करेंगे उतने ही उस मसल ग्रुप के डीप मसल्स जो है उसको लिफ्ट करने में, मूवमेंट देने में हेल्प करते हैं, ओके। तो ये हो गया अपना इंटेंसिटी लेवल ऑफ वर्कआउट। दूसरा हो गया सरफेस एरिया ऑफ डैमेज, जितने बड़े मसल्स को आप टारगेट, क्योंकि बड़ा मसल को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसकी रिपेयरिंग में उतना ही टाइम लगेगा और उतना ही कैलोरीज बर्न होगा, क्योंकि ये सारा एक प्रोसेस है। तो आपने बॉडी के अंदर इतना तोड़फोड़ किया तो तोड़फोड़ करते टाइम पूरी बॉडी में हार्मोनल लेवल पे, टेम्परेचर लेवल पे, आपका सोडियम पोटेशियम का मैकेनिज्म, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, वो सब में डिस्टर्बेंस होता है। तो जब ये इंटेंसिटी लेवल से आपने वर्कआउट किया तब भी, ओके, और जितने बड़े मसल को आपने ब्रेक डाउन किया, फिर उसकी प्रोसेस में उतना और कैलोरी चाहिए सारा सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो जितना बड़ा मसल को टारगेट करेंगे उतना ज़्यादा फायदा है, उतना ज़्यादा मसल मास बढ़ेगा, और जितनी इंटेंसिटी के साथ करेंगे उतना ज़्यादा फायदा। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वर्कआउट करना, बड़े मसल को टारगेट करना है, ओके। और कभी भी ये इंटेंसिटी लेवल है ना, ये आपको 6 से 8 रिपीटिशन, अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हर एक्सरसाइज में आपका अच्छा ग्रिप है, मतलब तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, 4 रिपीटिशन 5 रिपीटिशन वाला भी कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो हाइपरट्रोफी में दो चीज़ मेन है, आपका इंटेंसिटी हाई होना चाहिए और बड़ा मसल्स को टारगेट करना है, ओके। मैक्सिमम फैट बर्न करने की जो टिप्स हैं उसमें आप 2-3 चीज़ें देखिए। नेवर स्किप वर्कआउट फॉर बिग मसल्स लाइक लोअर बॉडी, लेग्स और बैक और चेस्ट। तो कभी भी आपका अगर समझो वर्कआउट शेड्यूल के बीच में आपको छुट्टी लेना पड़े, आपको कहीं जाना है, तो बड़ा वाला मसल्स को टारगेट करके इसको फिनिश करके फिर आप ब्रेक लीजिए। और अगर आप ब्रेक के बाद वापस आए हैं तो भी आके आपको एब्स नहीं मारना है या फिर आर्म शोल्डर नहीं करना है, बड़े मसल को टारगेट करिए, क्योंकि आप जब भी आपका गैप होता तो सबसे बड़ा नुकसान आपका बड़े मसल्स का है, ओके। तो अगर ये किया तो आपका वो कवर हो जाएगा, सुपर कंपेंसेशन हो जाएगा।
तो नेवर स्किप वर्कआउट फॉर बिग मसल्स, छोटे मसल को टारगेट नहीं करेंगे। अगर आपका स्पेशली गैप हो गया तो छुट्टी पे जा रहे हैं तो उससे पहले बड़ा मसल्स करेंगे, आ रहे हैं गैप के बाद तो बड़ा मसल्स करेंगे। ये आपका फैट बर्न में हेल्प करेगा। दूसरा है यूज पावर, ओके, अनसपोर्टेड और कंपाउंड मूवमेंट। ऐसी एक्सरसाइज चूज करिए जो पावर मूवमेंट है, कंपाउंड मूवमेंट है और अनसपोर्टेड है, जैसे स्क्वाट हो गया, स्टेप अप हो गया, लंजेज हो गया, फिर आपका शोल्डर ओवरहेड प्रेस हो गया, डेड लिफ्ट हो गया, स्ट्रक्स हो गया, जहां आपको मशीन का सपोर्ट नहीं लेना पड़े और जहां एक से ज़्यादा जॉइंट काम कर रहा। ओके, कंपाउंड मूवमेंट मतलब आइसोलेशन मूवमेंट नहीं होना। अगर मैं ट्राइसेप ऐसे भी कर सकता हूँ एल्बो का जॉइंट सिर्फ यूज करके, और मैं ट्राइसेप ऐसे भी कर सकता हूँ दोनों जॉइंट मिला के। तो इसका क्या फ़ायदा है, ज़्यादा मसल, जितना ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है उतना ही ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर सकते हैं। तो कंपाउंड मूवमेंट में ज़्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर सकते हैं और जॉइंट शेप रहता है। अनसपोर्टेड मतलब ऐसा एक्सरसाइज जिसमें सपोर्ट नहीं है, मशीनरी का ज़्यादा यूज नहीं किया। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि पावर मूवमेंट होना चाहिए, अनसपोर्टेड होना चाहिए, और वर्कआउट जो बड़ा मसल का टारगेट करना है। अगर आपका ब्रेक हो रहा तो, और 4 से लेकर 8 रिपीटेशन तक का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वर्कआउट का, काफ़ी हेवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर आप 4-5 रिपीटेशन में भी काम चलेगा। और अगर उतना नहीं है तो फिर आप मैक्सिमम 8 रिपीटेशन तक का टारगेट रखिए। ऐसा आपको वर्कआउट प्लान करना है कि 4 से लेकर 8 रिपीटेशन तक आप कर पाएँ। ओके, तो ये अपना हो गया हाइपरट्रोफी। तो आप बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट समझिए कि इधर आपका बीएमआर का फैक्टर ये यहाँ से बीएमआर बढ़ेगा, और बीएमआर में सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो मसल का रहता है। और मसल कैसे बढ़ेगा उसमें ये चीज़ देखना है कि आपको कार्डियो पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होके भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू। आप बिना अच्छी कार्डियो ट्रेनिंग के आप ट्रेनिंग ये वाला नहीं कर सकते, वेट ट्रेनिंग। ओके, जितना वेट ट्रेनिंग आपको हेवी लिफ्ट करना तो आपका कार्डियो का जो ट्रेनिंग है ना वैसा ही होना चाहिए इक्वली। लेकिन आपका टारगेट जो ये हेल्प करेगा मसल मास बढ़ाने में वो वेट ट्रेनिंग, कार्डियो नहीं। ज़्यादा कार्डियो करेंगे फैट लॉस के चक्कर में तो मसल लॉस होएगा, क्योंकि बार बार वो ओवर ट्रेनिंग हो रहा है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्डियो का भी बैलेंस करना है, लेकिन वेट ट्रेनिंग में आपका इंटेंसिटी हाई होना चाहिए, ये आपका डोमिनेंट होना चाहिए। अभी ये तो हो गया कि आपको ये समझ में आएगा हाइपरट्रोफी से कैसा बीएमआर बढ़ता है। हाइपरट्रोफी करेंगे मसल मास बढ़ेगा, ज़्यादा मसल मास बढ़ेगा तो उसका एनर्जी का खपत ज़्यादा होएगा। ये तो एक्सरसाइज की प्रोसेस में लॉन्ग टर्म वाला ये हो गया। ओके, लेकिन एक दूसरा फैक्टर और भी है, वो है आफ्टर बर्न इफेक्ट, ईपॉक भी बोलते हैं इसको। ओके, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। तो ये जो आफ्टर बर्न है ये कैसे होता है कि जब आप हेवी ट्रेनिंग करते हैं तो पूरी बॉडी के अंदर आपका इतना चेंजेज आता है, हार्मोनल लेवल पे आता है, डाइजेशन के लेवल पे आता है, मसल को रिपेयर करने के लिए कितने सारे एंजाइम्स, कितना जितना भी टूट फूट होता है, आपका पूरा ब्लड प्लाज्मा से लेके हर एक लेवल पे जितना भी अंदर प्रोसेस, जितना भी सिस्टम काम करता है पूरा का पूरा हिल जाता है हेवी ट्रेनिंग में। तो उस टाइम पे जब वो चेंज हुआ, बॉडी में इतना चेंज आया, तभी भी वो चेंजेस को लाने में आपका एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि बिना एनर्जी का खपत हुए कोई भी बॉडी में एक्टिविटी नहीं हो सकता है। ओके, तो जब वो चेंज आया, ब्रेकडाउन करे, मसल में तोड़फोड़ हो रहा ट्रेनिंग की वजह से, तभी भी वो पूरा सिस्टम को एनर्जी ज़्यादा एक्सेस में यूज करना पड़ रहा। दूसरा, वर्कआउट जैसे आपने कर लिया तो कार्डियो में क्या होता है, आपने वर्कआउट किया तब तक एनर्जी यूज हो रहा था, आपका कैलोरीज बर्न हो रहा था, लेकिन इसमें एक्सरसाइज करने के बाद में भी आपका कैलोरीज पूरे दिन भर बर्न होता रहता है। उसका रीजन क्या है, ये देखिए 4-5 पॉइंट। आप रिप्लेनिशमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जो भी एनर्जी के रिसोर्सेज थे वो पूरा खाली हो गए, हाई इंटेंसिटी चक्कर। तो अब वापस उसको बैलेंस करने के लिए उसमें भी एक प्रोसेस है, तभी बैलेंस होएगा। तो उस प्रोसेस के अंदर जितना अतिरिक्त, जितना भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होता है वो उसमें एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से ये आपका ये एक फैक्ट्री हो गया कि एक्सरसाइज करने के बाद में दिन भर भी आपका फैट लॉस होता रहेगा। उसका रीज़न ये कि ये एनर्जी का वापस रिस्टोर होएगा। ओके, और रीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल था, जो स्टोरेज साइट हो गया, चाहे माइक में अपना आरबीसी के अंदर या जो भी अपना कैपिलरीज के अंदर जहाँ जहाँ पे भी स्टोरेज था या जो लेवल पे फीलिंग था, उसको वापस, क्योंकि जितना सारा एक्टिविटी हुआ तो पूरा हिल गया सिस्टम, खाली हो गया सारा जितना भी आपका ब्रिज था, तो उसको वापस रिफिल करने के लिए ये एक प्रोसेस होएगा ब्लड के अंदर।
और दूसरा है सर्कुलेटिंग हार्मोन। जब हम इतना इंटेंसिटी के साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेज होता है, कितने टाइप के स्ट्रेस हार्मोन वो निकलते हैं, क्योंकि उसको बैलेंस करना रहता है। हार्मोन का ही गेम है पूरा बॉडी। आपकी बॉडी में कोई भी फाइट और फ्लाइट जैसा सीन हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो कोई ना कोई हार्मोन एक्टिव है। तो उस हार्मोन को वहाँ से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने, जिस ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है पहले उसको कोई इंडिकेट करेगा, ऐसा मैकेनिज्म है कि उसको जाके इंडिकेट करेगा, मैसेज देगा कि वहाँ हार्मोन चाहिए। उस प्रोसेस में फिर वो ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा, उस प्रोसेस में फिर वहाँ से लेकर ट्रेवलिंग आएगा डेस्टिनेशन सेल तक उसमें। तो पूरा लंबा चेन में जितना चेंजेज आया उसमें एनर्जी खर्च हुआ, फिर वापस उसको रीस्टोर करने के लिए फिर वापस काउंटर मैकेनिज्म होता है। तो दूसरा कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो जाके उसको बोले कि अब रुक जा, अभी ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा रीस्टोर होने में सर्कुलेटिंग, जो ब्लड के अंदर जितना लेवल पे सर्कल में वो जो ब्लड के अंदर जो सर्कुलेटिंग हो रहा हार्मोन, उस लेवल पे वापस आने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। तो उसमें भी आपका कैलोरीज का कंजप्शन होता रहता है। ओके, फिर है डिक्रीज इन ब्लड टेम्परेचर। अब जब इतना हैवी इंटेंसिटी के साथ में वर्कआउट किया तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया। हर एक सेल के अंदर जितना भी मैकेनिज्म हो रहा था मूवमेंट के थ्रू, पूरा स्केलेटल सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम में, वो टेम्परेचर को वापस नॉर्मल आने में जो टाइम लगेगा, जो कैलोरीज का कंजप्शन होएगा, ये भी उसको अफेक्ट करेगा। ओके, फिर है रिटर्न टू नॉर्मल वेंटिलेशन। पूरा ब्रीदिंग का जो सिस्टम है वापस उसको नॉर्मल होने में, क्योंकि आपका जब भी आप हेवी वर्कआउट करते हैं तो आपका कार्डियो से लेके रेस्पिरेटरी, लंग्स, सारी एक्टिविटीज़ होती, वहाँ के मसल्स भी इन्वॉल्व होते, तो सबको रिलैक्स होने में जो प्रोसेस उसको रिलैक्स कराएगा, वहाँ कैलोरीज बर्न हो रही है। ओके, और ये हार्ट रेट आपको नॉर्मल आने में। तो ये सारे फैक्टर जो हैं इनको बोलते हैं हम आफ्टर इफेक्ट। कि आप वर्कआउट करने के बाद में अगर आपने वेट ट्रेनिंग किया है तो उसके बाद में पूरा दिन आपका फैट बर्न होता रहेगा, ये इसकी वजह से, इसको बोलते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। तो ये समझ में आ गया कि आफ्टर बर्न इफेक्ट क्या होता है, हाइपरट्रोफी क्या होता है। ये दोनों कहाँ से आएंगे, वेट ट्रेनिंग से, जो आपका BMR बढ़ाएंगे। और जब BMR बढ़ गया मतलब आपका फैट बर्न ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो अभी आप एकदम समझ गए सिंपल सा फॉर्मूला कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको ये चीज़ भी ध्यान है, BMR बढ़ाना पड़ेगा। जो बेस है, जो फैट लॉस का बेस है वो है BMR बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एरोबिक की बजाय वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। वेट ट्रेनिंग में क्या करना है, दो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आफ्टर बर्न इफेक्ट, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। अगर आपने इस पर फोकस किया तो ये ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो वेट ट्रेनिंग किससे रिलेटेड है, हाइपरट्रोफी से। हाइपरट्रोफी में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इंटेंसिटी वाला वर्कआउट होना चाहिए और बड़ा मसल्स को टारगेट करना है। ओके, तो ये ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट है एकदम ईजी में आपको समझाया मैंने। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप अच्छे से फैट लॉस कर सकते हैं, अच्छा वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। ओके, और आपको एकदम ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। जो भी आपका टारगेटेड फैट का है कि मुझे 5% लाना है, 10% लाना है, आप इसी की हेल्प से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ओके गाइज, तो इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा, कोई ऐसा वर्ड है जो डिफिकल्ट लगा या कुछ भी समझे नहीं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम अगले वीडियो में इस पर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।